इसमें मैं आप लोगों को जो है पढ़ा रहा था पोल्टी पीटी वाला जो पोर्शन था। तो पोल्टी पीटी में मैं जो संकल्पना है, जैसे लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, इस तरह से जो संकल्पना था, रूल ऑफ लॉ है, ये सब मैं पढ़ाया था। और जब मैं प्रस्तावना पढ़ाया था तो प्रस्तावना पढ़ाते समय आप लोगों को पंथ निरपेक्षता समझाया था। तो थोड़ा सा पंथ निरपेक्षता भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी उसका भी प्रश्न आता है, ये भी एक अवधारणा है। तो पंथ निरपेक्षता में जो है वो देखा जाए तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। पंथ निरपेक्षता, तो देखिए पंथ निरपेक्षता का जैसे हम लोग सेक्युलरिज्म कहते हैं, तो एक तो जो है वो देखा जाए तो इसका एक पश्चिमी स्वरूप है, पश्चिमी स्वरूप है, और एक इसका जो है भारतीय स्वरूप है। तो जो पश्चिमी स्वरूप है उसमें मैं आप लोगों को बताया था प्रस्तावना पढ़ाते समय कि दो चीजें होती हैं। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और दूसरा चीज बताया था राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इसका मतलब राजकीय कार्यों में धर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात राजकीय कार्यों डैश, जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था है, शिक्षा है, राजनीति है आदि में धर्म का प्रयोग नहीं होगा, मैं बताया भी था। और साथ ही साथ जो है ये जैसे नकारात्मक पक्ष इसका है और सकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष है कि वैज्ञानिक प्रगति के साथ जो है मानव का कल्याण किया जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति के साथ मानव का कल्याण होगा। इस चीज को हम लोग जो है पश्चिमी स्वरूप कहते हैं। देखिए जैसे हम लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, तो मैं आप लोगों को समझाया भी था कि धर्मनिरपेक्षता को भारत में जो है पंथ निरपेक्षता लिखा जाता है। हमारे यहाँ जो रिलीजन शब्द है उसका अनुवाद पंथ किया गया है, और पंथ का मतलब होता है 5 बातें। एक तो जैसे अलौकिकता होता है, जैसे स्थल है, कर्मकांड है, इसी प्रकार से जो है कुछ किताबें हैं और मोक्ष है। इन 5 बातों को मिलाएंगे तो ये पंथ बनता है। तो हमारे यहाँ जो है रिलीजन शब्द का अनुवाद जो है पंथ किया गया है। धर्मनिरपेक्षता को पंथ निरपेक्षता कहा जाता है। और पश्चिम में जो सेक्युलरिज्म है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म जो है एक विशेष अर्थ रखता है। धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य, धारण करने योग्य। तो धारण करने योग्य का मतलब यह है अच्छे गुणों को धारण करना, स्वकर्तव्य पालन, स्वकर्तव्य पालन या अच्छे गुणों को धारण करना, अच्छे गुणों को धारण करना। तो इसलिए हमारे यहां धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि स्वकर्तव्य पालन, अच्छे गुणों को धारण करना, इससे हम निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं। तो ये शब्द जो है अंतर विरोध उत्पन्न करता है भारतीय संस्कृति में, इसलिए हम लोगों ने पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया। अब मैं आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था कि ये जो पश्चिमी अवधारणा है, इस पश्चिमी अवधारणा के साथ यदि इसको हम एक्स मान लें तो एक्स के साथ जो है भारतीय स्वरूप में कहा गया है कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, सहिष्णुता का भाव रखेगा। राज्य सभी धर्मों के साथ सहिष्णुता का भाव रखेगा। तो हमारे यहां देख रहे हैं कि ये जो भारतीय अवधारणा है, भारतीय जो पंथ निरपेक्षता है, ये व्यापक है और ये जो है पश्चिमी अवधारणा है, ये जो है पश्चिमी अवधारणा है। तो ये मैं आपको समझाया था। अब भारतीय अवधारणा में पूछे कि पंथ निरपेक्षता का क्या विशेष अर्थ है,
तो राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, सहिष्णुता का भाव रखेगा। और भारतीय पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राजकीय कार्यों में धर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति का विकास होगा, मानव का कल्याण होगा, और साथ ही राज्य सभी धर्मों के साथ सहिष्णुता या समान भाव रखेगा। और ये जो पहलू है यही हमारे पंथ निरपेक्षता का विशेष पहलू है। तो जब कोई प्रश्न आएगा तो ये वाला टिक आप लगाएंगे। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे यहां जो पंथ निरपेक्षता है उस पंथ निरपेक्षता का क्या स्वरूप है। तो देखिए पहला चीज तो ये है कि हमारे यहां भारत में जो है सभी धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाता है और राज्य जो है आम जनता पर किसी धर्म को थोपने का प्रयास नहीं करता है। राज्य आम जनता पर किसी धर्म को थोपने का प्रयास नहीं करता है। दूसरा इसका स्वरूप है, मैं आप लोगों को बताया भी था उस समय, एक बार बोल रहा हूं। पहला स्वरूप क्या हुआ कि भारत में सभी धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और राज्य आम जनता पर किसी धर्म को थोपने का प्रयास नहीं करेगा। और दूसरा स्वरूप इसका क्या है? दूसरा स्वरूप है कि राज्य सामान्यतः धर्म के साथ उदासीन व्यवहार करेगा, न तो किसी धर्म को संरक्षण देगा और न ही किसी धर्म से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जैसा भाव रखेगा, नकारात्मक भाव रखेगा। और तीसरा बात इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई धार्मिक भावना, धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक परंपरा आधुनिकीकरण या जनहित में बाधक बनती है तो उसे अमान्य घोषित किया जाएगा। इसीलिए हमारे यहां सती प्रथा, देवदासी प्रथा, इन सब चीजों को हम लोगों ने जो है अमान्य घोषित किया है। 3 तलाक की भावना देखिए, उसको भी हम लोगों ने जो है वो देखा जाए तो उसको भी हम लोगों ने अवैध घोषित किया कि नहीं भाई। तो इस तरह से हमारे यहां जो है पंथ निरपेक्षता एक प्रकार से कह सकते हैं कि सुधार की भावना भी रखता है। और तीसरा चौथा पहलू यह होता है कि जैसे हमारे यहां जब हम लोग पंथ निरपेक्षता बोलते हैं तो इसका मतलब यह भी होता है कि राज्य तर्कसंगत भेदभाव कर सकता है। जैसे मैं आप लोगों को जब करंट पढ़ाया था तो बताया था, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं तो इसमें जैसे अल्पसंख्यक आयोग है, चाहे NHRC है, इस तरह के आयोगों को मैं आप लोगों को करंट में पढ़ाया था। और आप लोग यूट्यूब पर देखे भी होंगे जो उसका डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 जो 4 क्लास हुआ था। और मैं बताया था कि एग्जाम का डेट आ जाएगा, फिर इसके बाद और भी उसमें रख दिया जाएगा और भी उसको 3-4 क्लास में पढ़ा दूंगा। तो वो भी थोड़ा सा आप लोग मिलाइएगा। और यहाँ जो परंपरागत जो सिलेबस है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। तो मैं बताया कि राज्य जो है तर्कसंगत भेदभाव कर सकता है। तर्कसंगत भेदभाव करने का मतलब यह हुआ कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान सहायता दे सकता है। और यहां पर जो है एक पहलू यह भी ध्यान रखना है कि धर्म जो है व्यक्तिगत विषय के रूप में है। व्यक्ति ईश्वर के किसी भी प्रतिरूप की आराधना कर सकता है, पूजा पाठ कर्मकांड कर सकता है। तो यहां पर पंथ निरपेक्षता में धर्म को व्यक्तिगत विषय के रूप में देखा गया है और सभी धर्म के लोगों को जो है समान अवसर दिया गया है। जैसे आप देखे होंगे कि अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 15 में कहा गया कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। या 15 में देखते हैं कि लोक नियोजन के संदर्भ में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश, क्रम, निवास के आधार पर जो है वह लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं धर्म के आधार पर किसी प्रकार से जो है वह भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। एक तो आपको यह ध्यान रखना है। तो इसका एक स्वरूप ध्यान रखना है, इसका अर्थ ध्यान रखना है। और देखिए थोड़ा सा कथन कारण का भी प्रश्न आता है तो थोड़ा सा उसको भी बोलता हूं। ये सब चीजें संविधान में क्यों रखा गया? आप जानते हैं कि मूल संविधान में तो था नहीं। हम लोगों ने जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है 3 शब्द जोड़े थे, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। ये पंथ निरपेक्षता प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया है। अब ये ऐसा क्यों जोड़ा गया? तो सबसे बड़ी बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है
भारत में सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला, देश का विभाजन भी हुआ। इस घटनाक्रम से संविधान निर्माताओं को यह अनुभव हुआ कि धर्म और संप्रदाय को राज्य राजनीति से पृथक रखना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इसको विशेष महत्व दिया। जिसमें मैं बताया आपको कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, तमाम धर्मों के लोग रहते हैं जिनकी संख्या कम है। तो पंथ निरपेक्षता को अपनाकर अल्पसंख्यक जो वर्ग है, उस अल्पसंख्यक वर्ग के मन में जो है विश्वास की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सकता है, और कहीं ना कहीं जो है विविधता में एकता का समायोजन भी हो सकता है, विविधतावादी संस्कृति का संरक्षण भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाया गया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाया गया तो लोकतंत्र में क्या होता है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, यही तो गुण होते हैं। यदि हम पंथ निरपेक्षता को नहीं अपनाते तो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो जाती। इसके कारण भी हम लोगों ने पंथ निरपेक्षता को अपनाया। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है तो आप देखते हैं कि इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 21 में किया गया है। पंथ निरपेक्षता को अपनाकर जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जा सकता था, इसलिए हम लोगों ने पंथ निरपेक्षता को अपनाया। और कभी कथन कांड में जैसे प्रश्न आता है कि भारत जो है वो देखा जाए तो कितना पंथ निरपेक्ष है, तो आप लोग जैसे पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना गया है। अभी बताया, मतलब कि इसका क्या पक्ष में क्या तर्क देते हैं। और नहीं नागरिकों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है। सरकारी नौकरियों में भी सामान्यतः जो है सबको समान अवसर दिया गया है। चुनाव व्यवस्था में धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित नहीं है, और नहीं राज्य जो है धर्म के आधार पर कोई कर लगा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान का जो पहला वाक्य है, पहला वाक्य क्या कहता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो आप देखते हैं कि यह भी पंथ निरपेक्षता की पुष्टि करता है। तो ये सब बातें जो है पक्ष में जाती हैं, लेकिन विपक्ष में बातें हैं। आप देखते हैं कि हमारे यहां, जैसे मैं आपको बताया था उस दिन पढ़ाते समय पीटी में पढ़ाया था कि हमारे यहां अल्पसंख्यक घोषित करने के दो आधार हैं, एक धर्म और दूसरा भाषा और संस्कृति। तो आप देख रहे हैं कि धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग घोषित किया जाता है। तो ये चीजें हमारी पंथ निरपेक्षता की भावना से मेल नहीं खाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहां फौजदारी कानून तो समान है सबके लिए, लेकिन सिविल कानून में विविधता दिखाई देता है, हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग। तो आप देखते हैं कि हिंदू लोग हिंदू कोड बिल से शासित होते हैं 1955 से, मुस्लिम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ से शासित होते हैं। तो ये जो है समान सिविल संहिता नहीं दिखाई देती, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं दिखाई देता है। मैं आप लोग को मेंस में पढ़ाया भी था। और सबसे बड़ी बात है कि व्यवहारिक स्तर पर भी अनेक समस्याएं हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ राजकीय धन का कभी कभी धर्म के नाम पर दुरुपयोग कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए धार्मिक मेलों में धन का दुरुपयोग कर दिया जाता है, प्रयोग कर दिया जाता है। ये सब बातें हमारे यहाँ जो है पंथ निरपेक्षता से मेल नहीं खाती हैं। तो ये तो मैं आप लोगों को बताया था। अब हम लोग जो है थोड़ा सा, जो इसमें मैं बताया था कि उसने आपको समझाया था कि इसमें हम लोग जो है आयोग और परिषद पढ़ेंगे। तो जो आयोग और परिषद है, आयोग और परिषद पढ़ेंगे। तो आयोग परिषद में मैं आप लोगों को बार बार जैसे समझाता हूं कि एक तो संवैधानिक आयोग होता है, संवैधानिक आयोग का मतलब जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। और दूसरा होता है संविधानेतर। संविधानेतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल। तो आप देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल है और दूसरा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है,
तो ये संविधानेतर का मतलब जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है बल्कि अन्य माध्यम से बनाया गया है। तो हमारे यहां जो है दो माध्यम हैं, एक तो कानूनी संस्थाएं हैं, कानूनी आबलिक अधिनियम द्वारा, और दूसरा है मंत्रिमंडलीय संकल्प की संस्था, मंत्रिमंडलीय संकल्प की संस्था। तो देखिए, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, तब देखते हैं कि जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है तो उसमें जो है हम लोग के यहाँ जो संस्थाएं हैं, तो मुख्यतः जो है वो देखा जाए तो इसमें कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूं। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, जैसे आप लोग पढ़ते हैं 263 अंतर्राज्यीय परिषद में आप लोगों को पढ़ाया था, याद होगा जब करंट की क्लास जो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 था, उसी में आप लोगों को तीसरे क्लास में जो है मैं अंतर्राज्यीय परिषद बताया था, अंतर्राज्यीय परिषद। या इसी प्रकार से जो है आप लोग जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वित्त आयोग, जैसे आप लोग पढ़ते हैं हम लोग के यहां जो है जैसे अनुच्छेद 315 में जो है यूपीएससी पढ़ते हैं, या अनुच्छेद 338 में जो है एससी आयोग, अनुच्छेद 338 क में या ए में एसटी आयोग, या उस दिन मैं बताया था आप लोगों को 338 ख ओबीसी आयोग। इस तरह के जो आयोग हैं जिनका उल्लेख संविधान में है उसको हम लोग जो है संवैधानिक आयोग कहते हैं। और कानूनी और अधिनियम द्वारा मतलब कानून बनाकर, साधारण बहुमत से कानून बनाकर जो संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, जैसे क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद है, या हम लोग के यहां सीबीसी है, या ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये सब संस्थाएं। और मंत्रिमंडलीय संकल्प की संस्था जैसे हमारे यहां नीति आयोग है, जैसे हम लोगों के यहां सीबीआई है, इस तरह की संस्थाएं। एक तो हम लोग को यह ध्यान रखना है। अब यहां पर हम लोगों को कंसेप्ट ये क्लियर करना है कि ये जो ए है और ये जो बी है, इसका गठन जो है राष्ट्रपति करता है, और ये जो मंत्रिमंडलीय संकल्प की संस्था है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कह दिया कि नीति आयोग है, इसका गठन जो है वो देखा जाए तो पीएम करता है। अब कोई भी संस्था आपसे पूछे निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और जब नीति आयोग, तो नीति आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसमें से बहुत सारी संस्थाओं को जो है मैं आप लोगों को जो है करंट जब पढ़ाया था तो उसमें मैं पढ़ाया था, तो उन संस्थाओं को छोड़कर वो आप लोग यूट्यूब पर देख लिए होंगे, जो लोग नहीं देखे होंगे वो देख सकते हैं। उस पर डे 1 डे 2 डे 3 करके समसामयिक करके लिखा होगा। रियूनियन आइज का जो हम लोग का यूट्यूब है, इस पर जो है वह डे 1 डे 2 करके लिखा होगा, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4। तो डे 3 और डे 4 में जो है मैं राष्ट्रीय स्तर का जो आयोग था उसी पर चर्चा किया था, और उसमें मुख्यतः जो है अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया था, ओबीसी आयोग के बारे में बताया था, अल्पसंख्यक आयोग के बारे में बताया था, एनएचआरसी के बारे में बताया था, नीति आयोग के बारे में बताया था। ये सब संस्था में बताया था। अब जो संस्थाएं इसमें शेष रह गई हैं उन संस्थाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है
निर्वाचन आयोग पर हम लोग चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग, अब निर्वाचन आयोग में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? देखिए, एक तो जनप्रतिनिधित्व कानून है, तो आप लोग जो है जब जीएस सेकंड पढ़ते हैं पॉलिटी, तो उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, जितने भी मुद्दे हैं वो सब मैं पढ़ाता हूं, चाहे वो लोकसभा विधानसभा का साथ साथ चुनाव हो, चाहे वो राइट टू रिकॉल हो, चाहे मतदान व्यवहार हो, इस तरह का जितना भी घटनाक्रम है वो सब मैं आप लोगों को जो है उसमें मैं पढ़ाता हूं। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग उस तरह का घटनाक्रम नहीं पढ़ेंगे, वो सब मैं वहां पर करता हूं, जीएस सेकंड में, मेंस में आप लोग पढ़ते हैं। यहां पर जो पीटी में, जैसे मान लीजिए निर्वाचन आयोग का जो सामान्य पहलू है, एक तो ये ध्यान रखना है, और निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है, और कुछ जो है इससे जो तथ्यात्मक जो चीजें हैं वो हम लोग को ध्यान रखना है। बस इस तरह से पढ़ना है। बनाइए। अब देखिए, निर्वाचन आयोग जो है हमारे यहां संवैधानिक संस्था है। जैसे अभी मैं बताया कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। जब अनुच्छेद 324 में किया गया तो स्वाभाविक सी बात है कि संवैधानिक संस्था है, और परामर्शी संस्था न होकर सामान्यतः बाध्यकारी संस्था के रूप में है। और एक कंसेप्ट और क्लियर कर लीजिए, उस दिन मैं बताया भी था करंट पढ़ाते समय, कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं, ये जो संस्था ए है, बी है, सी है, इन संस्थाओं को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इन संस्थाओं को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक तो सांविधिक संस्था, इंस्टीट्यूटिव बॉडी, और दूसरा जो है बाइंडिंग बॉडी। इंस्टीट्यूटरी बॉडी कहते समय हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सांविधिक संस्था का मतलब होता है परामर्शी संस्था। परामर्शी संस्था, सलाहकारी संस्था। तो हमारे यहां अधिकांश संस्थाएं परामर्शी संस्था हैं। बाइंडिंग बॉडी का मतलब होता है बाध्यकारी संस्था। बाध्यकारी संस्था, तो हमारे यहां इलेक्शन कमीशन को ही सामान्यतः बाध्यकारी संस्था कहा जाता है। बाकी सब जो है सरकार को परामर्श देती हैं, उनको परामर्शी संस्था कहा जाता है। तो ये चाहे संवैधानिक हो, चाहे वो कानूनी हो, चाहे मंत्रिमंडलीय संकल्प की संस्था हो, इन तीनों को जो है दो वर्गों में बांटा जाता है। जैसे मैं कहूं, मान लीजिए कि हमारे यहां जो है जैसे यूपीएससी है, कैसी संस्था है? तो इंस्टीट्यूटरी बॉडी है, उसको इंस्टीट्यूटरी कहा जाता है, क्योंकि वह परामर्शी संस्था के रूप में है। एक तो कंसेप्ट ये क्लियर करना है। अब मैं बता रहा था निर्वाचन आयोग में, अब निर्वाचन आयोग में जो सामान्य पहलू है ये आप लोग को ध्यान रखना है। एक एक मैं समझाता हूं, फिर लिखिएगा। भारत का जो निर्वाचन आयोग है वह एकीकृत स्वरूप रखता है। हमारे यहां इंटीग्रेटेड जो है इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। इंटीग्रेटेड इलेक्शन कमीशन का मतलब यह हुआ कि जैसे केंद्र स्तर का जो चुनाव है, जो राज्य स्तर का चुनाव है, ये दोनों चुनाव जो है वो देखा जाए तो हमारे यहां दोनों चुनाव कौन कराता है? दोनों चुनाव जो है चुनाव आयोग ही कराता है, केंद्रीय चुनाव आयोग ही कराता है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे वो देखा जाए तो हमारे यहां विधान परिषद का चुनाव हो। जैसे अभी मान लीजिए महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव हुआ, तो कौन कराया है? केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। राज्य चुनाव आयोग जो है वह केवल पंचायत का चुनाव कराता है। क्योंकि पंचायत राज सूची का विषय है, इसलिए जो है वो देखा जाए तो हमारे यहाँ राज्य चुनाव आयोग केवल जो है नगर पालिका का या इस तरह के जो भी चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, इस तरह के चुनाव को संपन्न कराता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख दीजिए।
भारत का चुनाव आयोग, मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग एकीकृत स्वरूप में दिखाई देता है, अर्थात स्थानीय चुनाव को छोड़कर समस्त चुनाव, स्थानीय चुनाव को छोड़कर समस्त चुनाव संपन्न कराता है। और वहीं ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिख दीजिए, स्थानीय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ब्रैकेट बंद, स्थानीय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अब जरा देखिए, हमारे यहां जैसे इलेक्शन कमीशन में आप देखते हैं कि एक जो है सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो जो है ओईसी हैं, अदर इलेक्शन कमिश्नर, भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और दो जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो आप देख रहे हैं कि हमारे यहां इलेक्शन कमीशन जो है 3 सदस्यीय संस्था है। तो ये जो 3 सदस्यीय संस्था है वो मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में 1 सदस्यीय संस्था ही था। 1989 तक जो है हमारे यहाँ 1 सदस्यीय संस्था ही था। 1989 में 1+2 किया गया। फिर आप देख रहे हैं कि 1990 में जो है वो देखा जाए तो पुनः 1 सदस्यीय कर दिया गया, अन्य चुनाव आयुक्त तो हटा दिया गया। फिर 1993 में जो है वो देखा जाए तो पुनः 1/2 कर दिया गया, और ये वर्तमान में भी जो है 1/2 है। अब ये संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो संख्या का निर्धारण जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति करता है। यहां पर जो संख्या है कि निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य मिलाकर कितनी संख्या होगी, तो इसका निर्धारण जो है राष्ट्रपति करता है। लिख दीजिए। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ईसी, इलेक्शन कमीशन में सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में सदस्य संख्या 3 है, वर्तमान में सदस्य संख्या 3 है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त रखे गए हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त रखे गए हैं। ठीक है। तीसरा बात समझिए, यहां पर जो सीईसी है और जो ओईसी है, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन हटाने की प्रक्रिया अलग अलग है। हटाने की प्रक्रिया अलग अलग है क्यों? इसका मतलब है कि सीईसी को उसी विषय से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, जब मैं न्यायपालिका पढ़ाया था तो आपको बताया था। और ये जो है ओईसी को हटाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति जो है सीईसी से सलाह मांगता है और फिर सीईसी के सलाह से ही कार्य करता है। अगला पॉइंट लिखिए, सीईसी तथा ओईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति, सीईसी तथा ओईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अर्थात नियुक्ति के लिए का गठन नहीं किया जाता, अर्थात नियुक्ति के लिए समिति का गठन नहीं किया जाता। और अगला पॉइंट लिखिए, सीईसी को उसी विषय से हटाया जाता है, सीईसी को उसी विषय से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, जबकि ओईसी को हटाने के लिए, जबकि ओईसी को हटाने के लिए राष्ट्रपति सीईसी से सलाह मांगता है और उसी की सलाह पर कार्य करता है,
और उसी की सलाह पर कार्य करता है। इसी प्रकार समझिए, ये जो कार्यकाल है, चाहे सीईसी हो चाहे ओईसी हो, ये जो कार्यकाल है, यह कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो, जो भी पहले पूरा हो, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो। अगला पॉइंट, सीईसी तथा ओईसी के वेतन भत्ते बराबर होते हैं। सीईसी तथा ओईसी के वेतन भत्ते बराबर होते हैं और सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, और सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। 2,50,000। अब जब मैं आप लोगों को केंद्र सरकार पढ़ाया था तो बताया था कि वेतन संचित निधि और सामान्य निधि, तो वेतन कहां से दिया जाता है? सामान्य निधि से दिया जाता है। वेतन सामान्य निधि से, संचित निधि नहीं। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि हम लोगों के यहां जो है, ये लोग सेवानिवृत्ति के बाद अन्य पदों पर नियुक्ति की जा सकती है, मतलब अन्य पदों पर नियुक्ति का कोई जो है वर्जना नहीं है। जैसे मान लीजिए एमएस गिल साहब, एमएस गिल साहब जो है वो देखा जाए तो सेवानिवृत्ति के बाद खेल मंत्री रहे। तो इसका मतलब कि ये लोग संवैधानिक पद अन्य धारण कर सकते हैं, लाभ का पद भी धारण कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सीईसी और ओईसी की अर्हता के बारे में, योग्यता के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है, और यहां पर सीईसी और ओईसी के शपथ की व्यवस्था नहीं है। जैसे मान लीजिए शपथ राष्ट्रपति के समक्ष, जैसे मान लीजिए कैग है, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, उस तरह से जो है शपथ की व्यवस्था नहीं है, केवल लिखित शपथ हो जाता है। तो शपथ की व्यवस्था नहीं है क्योंकि स्वतंत्र और स्वायत्त पद माना जाता है, इसलिए ऐसा किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर जो है ये सब तो छोटा छोटा बात हुआ। अब जैसे मैं बताया कि आपको एक कार्य का लिस्ट बनाना है, क्योंकि प्रश्न आता है कि निर्वाचन आयोग कौन सा कार्य नहीं करता है, तो एक कार्य का लिस्ट बनाइए। कार्य आप लिख शक्तियां 1 2 3 4 करके लिखिए। नंबर 1, निर्वाचक नामावली तैयार करना। 8 10 में लिखवा देता हूं। निर्वाचक नामावली तैयार करना। भाई निर्वाचक नामावली का मतलब जो हम लोग का नाम होता है निर्वाचक नामावली में, उसकी तैयारी जो है निर्वाचन आयोग करता है। नंबर 2, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना। उस दिन मैं समझाया था, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना तथा उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर का मान्यता देना, तथा उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों का मान्यता देना। नंबर 3, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। पढ़ाया था आप लोगों को, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। नंबर 4, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन करना। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन करना। इसी प्रकार से चुनाव आचार संहिता का निर्माण करना। फिर अगला पॉइंट, चुनाव व्यय को निश्चित करना। मतलब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो कोई भी कैंडिडेट कितना पैसा खर्चा कर सकता है। जैसे अभी लोकसभा के लिए 70 लाख है, तो इसका निर्धारण भी चुनाव आयोग करता है। चुनाव व्यय को निश्चित करना। इसी प्रकार देखिए, जैसे मान लीजिए चुनाव में किसी की अयोग्यता का कोई मुद्दा आता है तो लोकसभा राज्यसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास ये मामला जाता है
और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद के लिए राज्यपाल के पास मामला जाता है, लेकिन सलाह जो है केंद्रीय चुनाव आयोग ही देता है। इसका मतलब कि चुनाव याचिका के संदर्भ में राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देना। अगला पॉइंट, चुनाव याचिका के संदर्भ में राष्ट्रपति आवलिक राज्यपाल को सलाह देना। इसी प्रकार से मतदाता पहचान पत्र बनवाना, अगला पॉइंट, चुनाव तिथि का निर्धारण, चुनाव तिथि का निर्धारण, मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित करना, मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित करना, चुनाव के समय चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना, चुनाव के समय चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, ये भी चुनाव आयोग का ही कार्य है। जो पेपर में निकलता है चुनाव के समय उसको राजनीतिक प्रशिक्षण कहा जाता है। मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, ठीक है। अब देखिए, मैं बताया कि चुनाव आयोग से संबंधित जो करंट की जो घटनाएं होती हैं उससे भी प्रश्न आता है। कुछ मान लीजिए विशेष चीजें हैं उससे भी प्रश्न आ जाता है, जैसे ईवीएम मशीन का प्रयोग है, ईवीएम मशीन प्रयोग का जो विवाद चला उससे भी प्रश्न आ सकता है। जैसे 1989 में केरल से जो है, केरल के उपचुनाव में विधानसभा का जो उपचुनाव था उसी में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया। इसके बाद गोवा के जो है संपूर्ण विधानसभा के चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। या इसी प्रकार देखते हैं कि हमारे यहां जो है, जैसे मैं आप लोगों को मेंस से पढ़ाया था, पोल फंडिंग कि चुनाव के लिए जो है सरकार जो है पैसा उपलब्ध कराए। इसकी बात जो है इंद्रजीत गुप्ता समिति ने कहा था। जो 1989 में इंद्रजीत गुप्ता समिति बनाया गया था, इंद्रजीत गुप्ता समिति जो बनाई गई थी, इन्होंने जो है पोल फंडिंग की बात किया था। चुनाव निधियन इसको कहते हैं, चुनाव निधियन या सरकार द्वारा सहायता, सरकार द्वारा सहायता। तब पूछता है, मान लीजिए मिलाने को कभी आता है, जैसे हम लोगों के यहां जो है वो देखा जाए तो जितने भी चुनाव कराए जाते हैं सब जनप्रतिनिधि कानून के माध्यम से कराए जाते हैं। जो जीएस सेकंड में मैं व्यापक रूप से आपको पढ़ाया था पूरा, आप लोगों का टॉपिक भी रखा गया, चौथा पांचवा टॉपिक जनप्रतिनिधि कानून, तो मैं पढ़ाया था। तो उससे भी संबंधित प्रश्न आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैं बताया कि कोई चीज जैसे चर्चा में चलता है वो भी आ सकता है। जैसे अभी जो है राजनीति और अपराधियों के मध्य जो है संबंध को तोड़ने की बात की जा रही थी। तब जानते हैं कि जो बोहरा समिति हमारे यहां बनाया गया था, एनएन बोहरा समिति जो बनाया गया था, तो बोहरा समिति ने ही जो है पहली बार 1990 में यह कहा था कि राजनीतिक और अपराधीकरण के संबंधों पर उन्होंने प्रकाश डाला था। इसी प्रकार से जैसे हम लोग के यहां जो है दिनेश गोस्वामी समिति बनाया गया था, तो दिनेश गोस्वामी समिति ने जो है 1990 की ही बात है, दिनेश गोस्वामी समिति ने जो है वो देखा जाए तो हम लोग क्या लिस्ट सिस्टम सूची प्रणाली लागू करने की बात की थी, सूची प्रणाली लागू करने की बात की थी। सूची प्रणाली का मतलब ये होता है कि जैसे इजराइल में, नीदरलैंड में, स्वीडन ही सूची प्रणाली का जन्मदाता है। और यहां पर जो है पूरा देश ही जो है पूरा देशी निर्वाचन क्षेत्र होता है और केवल दल वाले चुनाव लड़ते हैं, व्यक्तिगत रूप से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। और जितना प्रतिशत मत जो है दल प्राप्त करेगा, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, मान लीजिए बीजेपी ने 50% वोट प्राप्त किया, कांग्रेस मान लीजिए 25% वोट प्राप्त की, समाजवादी पार्टी जो है 10% वोट प्राप्त की। अब 200 सीटें हैं तो 100 सीटें बीजेपी को दे दिया जाएगा, 50 सीटें कांग्रेस को दे दिया जाएगा, मान लीजिए समाजवादी पार्टी को 20 सीट दे दिया जाए। ऐसे
जितना प्रतिशत मत प्राप्त करते हैं उसी के हिसाब से आपको सीटों का आवंटन कर दिया जाता है और दल वाले अपना प्रतिनिधि वहां भेज देते हैं। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि चुनाव आयोग से संबंधित जो है जनप्रतिनिधि कानून, उसमें जो संबंधित विषय है जो आप लोग को जीएस सेकंड में पढ़ाया था, उससे संबंधित प्रश्न या निर्वाचन आयोग से संबंधित जो बेसिक जो मैं पहलू आपको पढ़ाया हूं, ये सब प्रश्न इसमें आ सकते हैं। इन सब प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। अब उस जनप्रतिनिधि कानून को हम लोग दोबारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें 3-4 दिन में पढ़ाता हूं। आपको ध्यान होगा, अनिवार्य मतदान पढ़ाया था, राइट टू रिकॉल पढ़ाया था, नोटा पढ़ाया था, ईवीएम पढ़ाया था। ये सब एक बार रिवीजन कर लेना है। अब संवैधानिक आयोग में बता रहा था कि जिसका उल्लेख संविधान में है तो निर्वाचन आयोग भी संवैधानिक आयोग है। अब इसके बाद जो है जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यहां पर जो है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, तो यहां पर भी वही चीज करना है, सामान्य पहलू पढ़ना है इसका। अब फिर इसके जो है कार्य आप लिख सकती हैं, बस इतना पढ़ना है। और जब हम लोग इसी चीज को मेन से पढ़ते हैं तो देखिए महत्व और समस्या पर ध्यान अपना केंद्रित करते हैं, या इसमें क्या सुधार होना चाहिए, या जो मुद्दे हैं, जो लेटरल एंट्री का मुद्दा है उसको भी हम लोगों ने पढ़ा था, या इसी प्रकार से जो है मान लीजिए संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो कैडर सिस्टम है उसमें क्या परिवर्तन हुआ, क्या उसका लाभ है, वो सब जो हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर जो है एक आयोग के बारे में हम लोग को सामान्य जानकारी इकट्ठा करना है। तब पहले जो है सामान्य पहलू में बताता हूं कि इसका सामान्य पहलू क्या है। अब देखिए, जैसे एक संकल्पना पहले बनाइए कि हमारे यहां जो लोक सेवा आयोग का कंसेप्ट है, जो लोक सेवा आयोग का जो कंसेप्ट है वो जो है 1919 का जो अधिनियम है, इस 1919 के अधिनियम से आता है। और आप जानते हैं कि लोक सेवा आयोग बनाया गया और इसी को व्यवहारिक स्वरूप में जो है 1926 से इसको लागू किया गया। जब इलाहाबाद में कमीशन बनाया गया, फिर आप देख रहे हैं कि 1935 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम में हम लोग के यहां जो है वो देखा जाए तो संघीय लोक सेवा आयोग का कंसेप्ट आया, एफपीएससी, और साथ ही साथ जो है राज्य लोक सेवा आयोग का कंसेप्ट आया या प्रांतीय लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग या इसी को प्रांतीय भी कह सकते हैं, एसपीएससी का कंसेप्ट आया। अब इसके बाद जब हम लोग आजाद हो गए तो 1950 में आप देखते हैं कि संविधान में जो है अनुच्छेद 315 में इसी का नाम एफपीएससी का नाम जो है यूपीएससी कर दिया गया। क्योंकि हमारे यहां फेडरल शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पर नहीं है, फेडरल शब्द की जगह पर संविधान में जो है यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग है, इसलिए हम लोगों ने जो है फेडरल शब्द की जगह यूनियन कर दिया। और फिर ये जो एसपीएससी है वो अभी भी दिखाई देता है, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, और ये जो है संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये तो कंसेप्ट में बताया आपको कि 1919 के अधिनियम से हमारे यहां लोक सेवा आयोग का शुरुआत होता है और 1926 में इसको जो है लागू किया गया था। 1926 में इसको लागू किया गया था। इलाहाबाद में जो है वह कमीशन बनाया गया था, इलाहाबाद से ही परीक्षा शुरू हुई थी। और फिर 1935 के अधिनियम में जो है वह जो लोक सेवा आयोग है तो उसको जो है वो देखा जाए तो केंद्र स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग बनाया गया
और राज्य स्तर पर प्रांतीय लोक सेवा आयोग बनाया गया। और 1950 में जब संविधान हम लोग का लागू हुआ तो यहां पर 335 अनुच्छेद के तहत जो है संघ लोक सेवा आयोग लिखा गया। और फिर जो है एसपीएससी। तो यहां पर सामान्य पहलू जो है इस तरह से जितना भी चीजें हैं, कैसे नियुक्ति होता है, कैसे हटाया जाता है, इन सब पहलू को हम लोग सामान्य पहलू कहते हैं। ये सब पीटी में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पहला बात लिखिए। और ये जो लोक सेवा आयोग बनाया गया था किस कमीशन की सलाह पर? ली आयोग। जो ली आयोग आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उस ली आयोग के सुझाव पर बनाया गया था। तो पहला पॉइंट तो ये आप बना दीजिएगा कि भाई लोक सेवा आयोग की स्थापना ली आयोग की अनुशंसा पर 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। व्यवहार में 1926 में बनाया गया। और 1935 के अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग बनाया गया। और इसी का नाम 1950 में बदलकर संविधान में अनुच्छेद 315 के तहत जो है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसका नाम जो है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किया गया। दूसरा बात समझिए। जैसे आप देखते हैं कि एक अध्यक्ष और 9 से 11 इसमें सदस्य रखे जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है नंबर 2 लिखिए। इसमें एक अध्यक्ष तथा 9 से 11 सदस्य रखे जाते हैं। और आधे से ज्यादा सदस्य सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को रखा जाता है जो 10 वर्ष से सरकारी सेवा कर चुके हों। आधे से ज्यादा सदस्य सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को रखा जाता है। नंबर 3, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। संघ लोक सेवा के लिए राज्यों में 62 है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। नंबर 4, नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद इन्हें हटाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद इन्हें हटाया जा सकता है। और नंबर 5, वेतन संचित निधि से दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग का वेतन संचित निधि से नहीं, लेकिन यहां पर वेतन संचित निधि से, वेतन संचित निधि से दिया जाता है। मैं आप लोगों को पढ़ाया था, वेतन संचित निधि से दिया जाता है। और एक पॉइंट और लिख दीजिए, अध्यक्ष आबलिक सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद, अध्यक्ष आबलिक सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद अन्य सेवाओं को धारण नहीं कर सकते, अन्य सेवाओं को धारण नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो ये सब जितना भी सामान्य पहलू है ये सब आपको ध्यान रखना है। यहां से प्रश्न आता है। इसके बाद यहां पर अब आपको जो है इसका कार्य और शक्ति लिखना है। इससे प्रश्न आता है। चलिए, नंबर 1, पहला जो आप लोग जानते हैं कि भाई सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है, चाहे अखिल भारतीय सेवा है, चाहे वो केंद्रीय सेवा है, चाहे सैनिक बल की सेवा है, तमाम सेवाएं। नंबर 1, संघ सेवाओं में नियुक्ति के लिए, संघ सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना, संघ सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना। नंबर 2, परीक्षा प्रणाली का निर्धारण, परीक्षा प्रणाली का निर्धारण, पदोन्नति, स्थानांतरण, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि के संदर्भ में
पदोन्नति, स्थानांतरण आदि के संदर्भ में सरकार को सलाह देना। इसी प्रकार से जैसे आप देखते हैं कि भारत सरकार की सेवा करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों पर प्रभाव डालने वाले जो विषय हैं, उन विषयों पर सलाह देता है। जैसे मान लीजिए सरकार की हैसियत से सेवा करते समय किसी व्यक्ति को कोई क्षति हो गया तो उसके बारे में, मुआवजा राशि के बारे में सलाह देना। नंबर 3, भारत सरकार की सेवा करने वाले व्यक्तियों पर, भारत सरकार की सेवा करने वाले व्यक्तियों पर प्रभाव डालने वाले विषयों पर सलाह देना। प्रभाव डालने वाले विषयों पर सलाह देना। प्रभाव डालने वाले विषयों पर सलाह देना तथा सरकार की हैसियत से सेवा करते समय, सरकार की हैसियत से सेवा करते समय, सरकार की हैसियत से सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में, किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में मुआवजा की राशि का निर्धारण। और इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए किसी यूपीएससी जो है किसी राज्य के राज्यपाल के कहने से और राष्ट्रपति की स्वीकृति से, राज्य के राज्यपाल के कहने से राज्य के कमीशन का भी कार्य कर सकता है। एसपीएससी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका कोई कार्य है तो वो यूपीएससी कर सकता है। शर्त यह है कि राज्य का राज्यपाल कहे और राष्ट्रपति इसकी स्वीकृति दे। नंबर 4, नंबर 3 जो भी है, यूपीएससी किसी राज्य के राज्यपाल के कहने, यूपीएससी किसी राज्य के राज्यपाल के कहने और राष्ट्रपति की स्वीकृति से किसी राज्य आयोग के कार्य को संपन्न कर सकता है, किसी राज्य आयोग के कार्य को संपन्न कर सकता है। इसी प्रकार से आगे लिखें, कार्मिक मंत्रालय को अनेक मुद्दों पर सलाह देना। कार्मिक मंत्रालय को अनेक मुद्दों पर सलाह देना, जैसे हाल के वर्षों में क्षेत्रीय कैडर का निर्धारण किया गया। अब देखिए राज्य कैडर नहीं, क्षेत्रीय कैडर बना दिया गया। हाल के वर्षों में क्षेत्रीय कैडर का निर्धारण किया गया। इसी प्रकार से राज्य लोक सेवकों का अखिल भारतीय सेवा में पदोन्नति करना। राज्य लोक सेवकों का अखिल भारतीय सेवा में पदोन्नति करना। इसी प्रकार से अगला पॉइंट, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण। एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण, मान लीजिए कोई आईपीएस है तो उसको फॉरेन सर्विस में भी कर सकता है, जैसे आईपीएस को आईएफएस में भेजना, विदेश सेवा में भेजना। और जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि आयोग जो है प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रखवाता है। एक पॉइंट और लिख दीजिए, आयोग प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रखवाता है, और राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रखवाता है। राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रखवाता है। ठीक है।
अब इसी प्रकार से जो है, जैसे राजभाषा आयोग है, राजभाषा आयोग, ठीक है, मैं बता रहा था राजभाषा आयोग। इसी तरह से जैसे राजभाषा आयोग है तो ये भी संवैधानिक आयोग है। तब देखते हैं कि हमारे यहां जो है, जो राजभाषा आयोग है, अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 344 में इसका उल्लेख है। और इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को जो है राजभाषा से संबंधित विषयों पर सलाह देने के लिए आयोग आबलिक समिति का गठन करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। इसी संदर्भ में सबसे पहले जो है वो देखा जाए तो 1955 में राजभाषा आयोग बनाया गया। और राजभाषा आयोग जो बनाया गया था बीजी खेर की अध्यक्षता में, बीजी खेर की अध्यक्षता में बनाया गया था। और ये जो राजभाषा आयोग हमारे यहां एक ही बना है, और इन्होंने जो है जो अपना सुझाव दिया था, तो मुख्यतः जो है वो देखा जाए तो इनके सुझाव को जो है, दो इनके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण थे, जो कभी कभी प्रश्न आता भी है। तो अब देखते हैं कि दो सुझाव इनका जानना बहुत जरूरी है। एक तो सुझाव ये था इनका, पहला सुझाव ये था, ऐसे बना लीजिए, पहला सुझाव यहां पर समझिए तब लिखिएगा। इन्होंने कहा था कि यूपीएससी में जो है अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहे, लेकिन बाद में जो है वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी को शामिल किया जाए। उसमें लिखिए नंबर 1, यूपीएससी में अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहे, यूपीएससी में अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहे, लेकिन बाद में वैकल्पिक माध्यम के रूप में, बाद में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी को शामिल किया जाए। और यहीं पर नीचे जैसा नोट करके लिख दीजिएगा एक लाइन। जनता पार्टी ने 1978 में इस सिफारिश को लागू किया। जनता पार्टी ने 1978 में इस सिफारिश को लागू किया, अर्थात व्यवहार में 1980 से अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी यूपीएससी की परीक्षा हो रही है। वैसे तो 79 से हो गया था, लेकिन 80 से पूर्णतः लागू हो गया। 1980 से अंग्रेजी के साथ हिंदी में परीक्षा हो रही है। और नंबर 2, दूसरा जो सुझाव है, इन्होंने ये कहा था कि संविधान या संसदीय विधान का हिंदी में अनुवाद किया जाए। यह बात इन्होंने कहा था कि जो भी कानून बनाया जाता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना चाहिए। संविधान का प्राधिकृत पाठ जो है वह हिंदी में भी रखा जाए। तो यहां पर लिखिए नंबर 2 में, संविधान आबलिक संसदीय विधान का हिंदी में अनुवाद किया जाए। संविधान आबलिक संसदीय विधान का हिंदी में अनुवाद किया जाए। इसी पहलू को आधार बनाकर, इसी पहलू को आधार बनाकर 58वां संविधान संशोधन 58, 58वां संविधान संशोधन, 58वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा राजीव गांधी ने किया था। 87 द्वारा संविधान का हिंदी प्राधिकृत पाठ, संविधान का हिंदी प्राधिकृत पाठ 394 क में रखा गया, 394 क में रखा गया।
तो कभी यदि प्रश्न पूछे कि हिंदी का प्राकृत पाठ जो है कहां पर रखा गया है, तो 394 क में। किस भाग में? लास्ट वाला 22 भाग। किस संशोधन द्वारा? 58वां संविधान संशोधन द्वारा। यह ध्यान रखना है। और इसमें जो है वो देखा जाए तो एक चीज और भी ध्यान रखना है कि जैसे कभी कभी जो हम लोग के यहां 8वीं अनुसूची वाला आता है, वो भी प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में जो है मूलतः 14 भाषा रखा गया था। अब फिर आप लोग पढ़ते होंगे कि बाद में जो है सिंधी को इसमें शामिल किया गया। तो सिंधी को कब शामिल किया गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। फिर आप लोग पढ़ते होंगे कि इसमें जो है मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली इन 3 भाषाओं को जो है 71वां संविधान संशोधन 1972 द्वारा शामिल किया गया। और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, इन भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 92 2003 द्वारा जोड़ा गया। इस तरह से देखते हैं कि मूल संविधान में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। एक तो ये ध्यान रखना है। और राजभाषा आयोग वाला में बताया अनुच्छेद 344, एक तो ये ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न आता है। और एक चीज इसमें भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैं जो है अनुच्छेद 343 भी पढ़ा देता हूं। 343 में 3 बातें हैं। पहला बात है 343(1), 343(2), 343(3). तो 343(1) में क्या है पहले समझिए, तो लिख दीजिएगा, यहीं पर 2-2 लाइन लिखना है। तो देखिए 343(1) में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अंक को स्वीकार किया गया है। तो यहां पर देखें कि संघ की जो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख नहीं है। यहीं पर लिखिए 343(1) में, 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अंक को स्वीकार किया जाएगा। मतलब वही 1, 2, 3, 4 जो हम लोग लिखते हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अंक को स्वीकार किया जाएगा। और अभी जैसे मैं बता रहा था कि राजभाषा, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे यहां मूल संविधान में ये बात लिखा गया था 344 में कि संविधान के आरंभ होने के 5 वर्षों के बाद अब प्रत्येक 10 वर्षों पर एक आयोग का गठित किया जाएगा जिसे राजभाषा आयोग कहा जाएगा। इसमें मूल संविधान में ये लिखा था कि संविधान के प्रारंभ होने के प्रत्येक 5 वर्षों के बाद और प्रत्येक 10 वर्षों के बाद आयोग का गठन किया जाएगा। यह बात लिखा गया था। तो मैं बताया कि ये 1955 में जो है राजभाषा आयोग बनाया गया था। अब फिर मैं बताया, यहां पर बता रहा था
कि 343(1) में क्या लिखा है और 343(2) में क्या लिखा है। पहले समझिए, 343(2) में लिखा गया था कि शासकीय कार्य में अंग्रेजी के उपयोग को जो है संविधान लागू होने के बाद 15 वर्षों के लिए लागू किया गया। तो संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो आप देख रहे हैं कि 25 जनवरी, भाई 15 वर्ष का मतलब क्या हुआ, 25 जनवरी 1965, तो 25 जनवरी 1965 तक इसको कहा गया कि 15 वर्षों तक जो है अंग्रेजी चलती रहेगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि 1965 से पहले ही 1963 में कानून बनाकर कह दिया गया कि सरकारी कामकाज में जो है अनिश्चित काल तक यह भाषा चलती रहेगी। इस तरह से अंग्रेजी जो है अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। लिखिए 343(2) में शासकीय कार्य में अंग्रेजी के उपयोग को, शासकीय कार्य में अंग्रेजी के उपयोग को संविधान लागू होने के बाद 15 वर्ष ब्रैकेट में 25 जनवरी 1965, 25 जनवरी 1965 ब्रैकेट बंद, 15 वर्ष के लिए लागू किया गया। लेकिन 1963 में कानून बनाकर कहा गया कि सरकारी कामकाज में यह अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, अंग्रेजी अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। और यहां पर ध्यान रखिए, जो राजभाषा के बारे में हम लोग के यहां कानून बनाने की बात है वो साधारण बहुमत से बनता है। और ये बात 343(3) में लिखा गया। यहां पर लिखिए, यहां पर संसद को साधारण बहुमत से कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संसद को साधारण बहुमत से कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। और थोड़ा सा बेयर एक्ट से आप लोग क्या करिएगा, संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा, विशेष निर्देश, इस तरह से लिखा होगा, थोड़ा सा आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, जिससे कभी इधर उधर प्रश्न पूछे तो वो भी सॉल्व हो जाए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे यहां एक दो चीज और भी इसमें ध्यान रखना है कि केंद्रीय हिंदी जो समिति होती है, उस केंद्रीय हिंदी समिति का गठन जो है 1967 में किया गया। केंद्रीय हिंदी समिति का गठन जो है 1967 में किया गया। और इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री पीएम होता है। इसका अध्यक्ष जो है पदेन प्रधानमंत्री होता है। और इसका मुख्य कार्य यह होता है कि राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए सलाह देता है। लिखिए तो नोट करके नीचे, नंबर 1, केंद्रीय हिंदी समिति का गठन 1967 में किया गया। केंद्रीय हिंदी समिति का गठन 1967 में किया गया, जिसका अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है। जिसका अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है। पदेन प्रधानमंत्री होता है। इसका मुख्य कार्य राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास पर सलाह देना है। राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास पर सलाह देना है। ठीक है। और एक चीज और उसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे 1975 से ही हमारे यहां विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जा रहा है और यह सम्मेलन सामान्यतः 4 वर्ष पर होता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वहीं पर नीचे लिख दीजिएगा। नंबर 2, 1975 से विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई। विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई। विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई और सामान्यतः 4 वर्ष पर होता है। सामान्यतः 4 वर्ष पर होता है। ठीक है। अब इसके बाद जो है अन्य जो आयोग हैं उस पर भी थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे आप देखते हैं एससी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग,
अनुसूचित जाति आयोग। तो यहां पर भी जो है आपको सामान्य पहलू ध्यान रखना है, और इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि इसका क्या कार्य है, क्या शक्तियां हैं। आप लोगों का जो नोट्स है 3 नंबर जो नोट्स होगा उसमें भी सब मैं लिख रखा हूं, वहां से भी थोड़ा थोड़ा मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं जिससे आप लोग आइडिया लग जाए कि कैसे नोट करना है। उससे आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, जो वॉल्यूम 3 जो पीटी में मिला होगा उससे आपको ये सब पता चलेगा, उसमें सब लिखा हुआ है। मैं केवल इससे पढ़ा रहा हूं जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि संवैधानिक आयोग है तो उसका कुछ एग्जाम्पल पढ़ा देता हूं, कुछ जो है कानूनी आयोग है उसका कुछ एग्जाम्पल पढ़ा देता हूं, इस तरह से जिससे एक आइडिया लगे। तो देखिए यहां पर जो हम लोग के यहां एससी आयोग है, तो ऐसे समझिए कि अनुच्छेद 338 में हम लोग के यहां जो है एससी एसटी आयोग बनाने की बात की गई थी मूल संविधान में। अनुच्छेद 338 में SC/ST आयोग बनाने की बात की गई थी। और जानते हैं कि हम लोग के यहां जो है पहली बार जो आयोग बनाया गया था वह मुख्यतः जो है देखा जाए तो अस्थायी आयोग बनाया गया था। तो अस्थायी जो आयोग बनाया गया था शुरुआती दौर में, अस्थायी जो आयोग बनाया गया था, तो आप लोग पढ़ते होंगे कि जो अस्थायी आयोग हम लोग क्या बनाया गया, पहला जो है अस्थायी आयोग जो है आजादी के बाद जब बनाया गया था ढेबर आयोग, जस्टिस ढेबर आयोग बनाया गया था। तो आप जानते हैं कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम लोग क्या स्थायी आयोग का गठन किया जाना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दिया तब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए सरकार ने बाद में जो है सरकार को लगा कि हम लोग को स्थायी आयोग बनाना चाहिए। तो अनुच्छेद 338 का ही सहारा लेकर हमारे यहां जो है ये तो प्रथम आयोग है। अनुच्छेद 338 का ही सहारा लेकर 65वां संशोधन किया गया। 65वां संशोधन 1990 किया गया। अब 65वां संशोधन 1990 द्वारा जो है वो देखा जाए तो SC/ST आयोग समेकित रूप से बनाया गया। यहां तक क्लियर। अब समस्या ये हुआ कि भाई एससी की समस्या अलग है, एसटी की समस्या अलग है। अब एक आयोग जो होता था तो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता था। फिर सरकार ने क्या किया कि 89वां संशोधन 89 संशोधन 2003 किया गया और एक नया अनुच्छेद 338A जोड़ा गया। और इस नए अनुच्छेद में जो एसटी आयोग को रख दिया गया और जो अनुच्छेद 338 था, अनुच्छेद 338 जो था उसमें एससी आयोग को रख दिया गया। इस तरह से देखा जाए तो एससी और एसटी आयोग दोनों अलग हो गया। यहां तक क्लियर। अब यहां पर लिख दीजिए, ये तो पहले कंसेप्ट एक लिख दीजिएगा, आप अपने भाषा में इसको लिख डालिएगा। और नंबर 2 लिख दीजिए, जैसे आप देखते हैं कि आयोग का अध्यक्ष सदस्य है तो वर्तमान में एक अध्यक्ष 5 सदस्य रखे गए हैं, कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। और यहां पर जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। लिखा हूं नोट्स में, एक दो आप लोग भी नोट कर सकते हैं इसमें से। जैसे एससी एसटी आयोग है तो आप लोग क्या करिएगा कि उसमें से जो है वो एससी एसटी आयोग में सामान्य जो पहलू है, चलिए मैं लिखवाता हूं, लिखिए नंबर 2। वर्तमान में एक अध्यक्ष तथा 5 सदस्य रखे गए हैं जिनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है।
कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाया जा सकता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो एससी आयोग है चाहे एसटी आयोग है, तो उसके अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। बल्कि लिख डालिए, अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री तथा सदस्यों को सचिव का दर्जा दिया जाता है। अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री तथा सदस्यों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, इसको सामान्य पहलू जैसे मैं बताया, तो ऐसे इसको सामान्य पहलू नोट कर लेना है। अब फिर इसमें कार्य और शक्तियों का एक लिस्ट बना होगा आप लोगों के नोट्स में, मैं 3-4 लिखवा देता हूं। तो ये जो कार्य और शक्तियों का जो लिस्ट बना है नोट्स में, उसमें से उसको लिख डालना है। 2-4 मैं लिखवा देता हूं। नंबर 1, लिखिए, संविधान में वर्णित प्रावधानों की रक्षा, संविधान में वर्णित प्रावधानों की रक्षा तथा उसमें सुधार के लिए सुझाव देना, तथा उसमें सुधार के लिए सुझाव देना। नंबर 2, सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं के बनाने में सहयोग करना, सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं के बनाने में सहयोग करना। नंबर 3, एससी के कल्याण तथा विकास, एससी के कल्याण तथा विकास के संदर्भ में राष्ट्रपति को सुझाव देना, के संदर्भ में राष्ट्रपति को सुझाव देना। यहां जगह छोड़िए, 3-4 लिखिएगा और उसमें से देखकर कौन सा कार्य नहीं करता है ऐसे। और एक चीज और कि जैसे मैं अभी आपको एसटी आयोग बताया, तो एसटी आयोग बताया तो यहां पर जैसे मैं समझाया आपको कि मूल संविधान में एससी एसटी आयोग की बात की गई थी। और उसी में एसटी आयोग जब लिखिएगा, इसके आगे वाला जब एसटी आयोग लिखिएगा तो उसका जो सामान्य पहलू है उसको कैसे लिखा जाएगा, तो उसमें लिखिएगा कि मूल संविधान में एससी एसटी आयोग बनाने की बात की गई थी, लेकिन 89वां संविधान संशोधन 89 संशोधन 2003 द्वारा एससी एसटी आयोग से एसटी आयोग को पृथक कर दिया गया और इसके लिए अनुच्छेद 338 क जोड़ा गया। इस तरह अनुच्छेद 338 क के तहत एसटी आयोग संवैधानिक आयोग है, इस तरह से उसको लिखना होगा। अब फिर उसके बाद जो है वो देखा जाए, तो जब ये आप लिख डालिएगा तो फिर इसमें आपको जो है मैं बताया कि इससे संबंधी जो कार्य है, तो इससे संबंधी जो कार्य है उस कार्य को भी लिखना है, क्योंकि वहां से भी प्रश्न कभी कभी आता है। तो जैसे इसका कार्य है उसी तरह से उसका भी कार्य लिखा होगा, उसी में उस कार्य को नोट कर लेना है। देखिए प्रश्न आए चाहे मत आए, लेकिन आप लोग जो सिलेबस है उसको जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए पूछ दिया एससी आयोग का कौन सा कार्य नहीं है। अब ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, या यूपीएससी का कौन सा कार्य, कौन कौन से मान लीजिए 4-5 लिख दिया, बोल दिया कि कौन कौन सा कार्य है, तो फिर ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो प्रश्न गलत ना हो। मान लीजिए कभी जो है जैसे कार्यकाल है, अब यहां पर जो एसटी आयोग बनाया गया है, तो एसटी आयोग का कार्यकाल हम लोग क्या जो है वो देखा जाए तो 3 वर्ष ही रखा गया है, 5 वर्ष नहीं रखा गया। जबकि एससी आयोग का कार्यकाल जो है वो देखा जाए तो 5 वर्ष रखा गया है। तो इस तरह से उसको ध्यान रखना है। और यहां पर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य की ही बात की गई है जो नया एसटी आयोग बना है, ये ध्यान रखना है।
अब इसमें जो है, जैसे मान लीजिए, तो ये इसको आप लोग लिखिएगा, एक आप लोग प्रयास करिएगा। अब इसमें जैसे मैं बताया कि एक तरीका मैं बताया आपको कि किस तरह से पढ़ना है, और इसमें मैं थोड़ा सा और भी बताता हूं। जैसे सहकारी समितियां हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूं, वहां से प्रश्न कभी कभी आता है। सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव्स, तो कोऑपरेटिव से भी प्रश्न आता है, तो थोड़ा सा उस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। अब देखिए, इसमें एक तो आपको पढ़ना है, सामान्य पहलू पढ़ना है, अब फिर इसकी जो है विशेष जो बातें हैं, जो प्रावधान है, उस प्रावधान को पढ़ना है। जैसे हमारे यहां, समझिए पहले, एक एक मैं लिखवा दूंगा। जैसे आप देखते हैं कि भारत में सहकारी समितियों का जो विकास है वो अंग्रेजी काल से ही दिखाई देता है। 1919 का यदि अधिनियम देखिए, तो उसमें जो है वह सहकारी समितियों को जो है कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया था। तो 1919 के अधिनियम से ही यह दिखाई देता है। इसके बाद देखते हैं कि हम लोग क्या जो है, जब संविधान गया, तो संविधान बनने के बाद इसको जो है राज्य सूची का विषय घोषित किया गया। लिखिए नंबर 1, 1919 के अधिनियम से, 1919 के अधिनियम से सहकारी समितियों को कानूनी दर्जा दिया गया। यह भी संवैधानिक आयोग है। देखिए 1901 क में, इस 1901 ग 1901 ग में जो है देखा जाए, तो इसका उल्लेख किया गया है। और फिर अभी मैं अनुच्छेद बताता हूं। ये भी संवैधानिक समिति है। सहकारी समितियों, 1935 के अधिनियम में सहकारी समितियों को कानूनी आयाम दिया गया, और संविधान में इसे राज्य सूची का विषय घोषित किया गया। संविधान में इसे राज्य सूची का विषय घोषित किया गया। अब जैसे समझिए, जो 97वां संविधान संशोधन किया गया 2011, तो 97वां संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहले कानूनी दर्जा था, फिर संवैधानिक दर्जा दिया गया। और अभी मैं बताया कि 1901 ग में इस सब सहकारी समिति शब्द का प्रयोग किया गया। और बाकायदे जो है आप देखते हैं कि हम लोग के यहां सहकारी समितियों के गठन, नियंत्रण, प्रबंधन, इन सब चीजों के बारे में जो है भाग 9 ख में बाकायदे जो है 243 से लेकर 243 ZH से लेकर 243 ZT तक 13 अनुच्छेद जोड़े गए। लिखिए, 97वां संशोधन 97वां संशोधन 2011 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसके लिए 1901 ग में सहकारी समिति शब्द का प्रयोग किया गया। 1901 ग में सहकारी समिति शब्द का प्रयोग किया गया। और साथ ही भाग 9 ख में 13 अनुच्छेद जोड़कर 13 अनुच्छेद जोड़कर समितियों के गठन, नियंत्रण तथा प्रबंधन को, समितियों के गठन, नियंत्रण तथा प्रबंधन को विकसित करने का प्रयास किया गया।
ठीक है, अब समझिए। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये तो हम लोग क्या संवैधानिक प्रावधान हुआ। यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि सहकारी जो समितियां हैं उनका जन्म जर्मनी में हुआ है। 1901 में जो भारत में देखा जाए तो 1907 में जो है एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में कर्जन ने एक समिति बनाया था। इसी समिति ने जो है सहकारी समितियों की बात किया था। तो आप देख रहे हैं कि हमारे यहां जो है अंग्रेजी काल में आप लोग पढ़ते होंगे कि कर्जन के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। और अभी मैं बताया कि 1919 के अधिनियम में बाकायदे जो है राजसूची का विषय भी रखा गया था, हस्तांतरित विषय के रूप में, जो द्वैध शासन था। अब फिर इसको जो है संविधान लागू होने के बाद इसको कानूनी दर्जा ही रखा गया, राजसूची में रख दिया गया था। एक तो ये चीज ध्यान रखना है। और एक पॉइंट और तथ्यात्मक भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले 1925 में बंबई में सहकारिता सोसाइटी पारित किया गया था। लिखिए तो एक पॉइंट और, सर्वप्रथम 1925 में बंबई में मुंबई में सहकारिता सोसाइटी एक्ट पारित किया गया। और महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा समितियां कार्य करती हैं। महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा समितियां कार्य करती हैं। अब समझिए, देखिए सहकारिता का मतलब होता है कि स्वेच्छा से बनाया गया ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक होता है। जैसे सहकारी आवास समिति, मान लीजिए 100 लोग मिल गए, जमीन ले लिए, मकान बना लिए, एक एक फ्लैट सब लोग ले लिए उसमें से, तो स्वेच्छापूर्वक बनाया जाता है। यह लोकतांत्रिक मूल्य के आधार पर होता है। सहकारिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें परस्पर सहयोग की भावना होती है, सेवा की भावना होती है। ठीक है, अब इसमें से क्या करिएगा कि जो प्रावधान है उसमें जो मुख्य प्रावधान है वो हम लोग को जानना है। और जब मैं मेंस आप लोगों को सोशल जस्टिस पढ़ाया था तो मैं आप लोगों को सोशल जस्टिस पढ़ाते समय इसका महत्व, समस्या, सुझाव तमाम लिखवाया था। ये सब नहीं आता है। अब इसमें जो है प्रावधान लिखिए, जो मुख्य मैं भी लिखवा देता हूं। लिखिए नंबर 1, समिति के बोर्ड में अधिकतम 21 संख्या होगी। समिति के बोर्ड में अधिकतम 21 संख्या होगी। जिसमें SC/ST/ महिलाओं का आरक्षण होगा। जिसमें SC/ST/ महिलाओं का आरक्षण होगा। इसमें यह कहा गया है कि SC/ST के लिए 1 सीट और महिला के लिए 2 सीट सामान्यतः रखा जाता है। और नंबर 2, बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष के लिए रखा गया। बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष के लिए रखा जाएगा। और नंबर 3, बोर्ड का अगला चुनाव कार्यकाल से पूर्व किया जाएगा। अगला पॉइंट नेक्स्ट लिखिए, यदि बोर्ड को विघटित किया जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव होगा। 6 माह के भीतर चुनाव होगा। नेक्स्ट, लेखा परीक्षण की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। लेखा परीक्षण की व्यवस्था अनिवार्य की गई है।
और आरटीआई के दायरे में से रखा गया है, और आरटीआई के दायरे में से रखा गया है, आरटीआई के दायरे में से रखा गया है। ठीक है, और भी प्रावधान थोड़ा सा उसमें भी लिखा होगा, 2-4 नोट कर लीजिएगा। देखिए, एक शब्द आजकल पेपर में आता है जनमत, पब्लिक ओपिनियन। ऐसे सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। जनमत, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन। तो ये पब्लिक ओपिनियन शब्द का मतलब क्या होता है? जन साधारण से संबंधित कोई समस्या है, कोई मुद्दा है, उस पर संगठित और वैचारिक जो मत है उसको जनमत कहा जाता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि सभी जनता का मत हो, यह भी जरूरी नहीं है कि बहुमत का मत हो, यह भी जरूरी नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति का मत हो। तो फिर मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ, जन साधारण का सामान्य विचार जनमत है। जन साधारण का सामान्य विचार जनमत है। विवेक संगत विचार, राष्ट्रीय हित से संबंधित विचार, वैचारिक दृष्टिकोण से संबंधित विचार, ये ध्यान रखिएगा। और जनमत के साधन कौन कौन से हैं? प्रेस है, संचार माध्यम है, राजनीतिक दल भी हैं, हित समूह है, दबाव समूह है, विधानमंडल है, शिक्षण संस्था है, चुनाव है, सामाजिक संस्थाएं हैं, सिनेमा है, धार्मिक संस्थाएं हैं। ये सब जनमत के साधन हैं। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि एक टर्म आता है स्टीरियोटाइप पब्लिक ओपिनियन। स्टीरियोटाइप पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है कि व्यक्ति तथा वातावरण में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे मोदी साहब मन की बात करते हैं, उसी तरह से जनता के मन की बात, स्टीरियोटाइप पब्लिक ओपिनियन। इसे आदर्श मूलक पब्लिक ओपिनियन भी कहा जाता है, जनमत कहा जाता है। तो ऐसे आजकल पेपर में आ रहा था, तो मैंने बताया कि कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। तो ये तो मैं आप लोगों को जो है संवैधानिक आयोग के बारे में बताया। अब हम लोग इसके बाद, जैसे मैं आपको बताया था, अभी समझाया था, निर्वाचन आयोग है, मैं बताया अंतर्राज्यीय परिषद। उस दिन जो है करंट की क्लास जब पढ़ाया था, डे 3, उसमें पढ़ाया था। वित्त आयोग जैसे आप लोग पढ़ते हैं, नोट्स में भी लिखा होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। अनुच्छेद 315 जैसे मैं पढ़ाया, यूपीएससी 338 एससी आयोग, 338 एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, यहां से। और ओबीसी आयोग आप लोगों के करंट के क्लास से पढ़ाया था। जो लोग नहीं देखे होंगे देख डालिएगा, यूट्यूब पर जाकर नोट कर डालिएगा। 338 ख जैसे है, ये मैंने पढ़ाया। अब इसके बाद हम लोग जो है वह कानूनी और अधिनियम के द्वारा जो संस्थाएं हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे। इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग जो है कानूनी और अधिनियम द्वारा जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के बारे में कुछ चर्चा किया जाएगा। थैंक यू।